इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यह है वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस के मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहां पर मैंने पिछले वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया है, जिससे आप आगे और पीछे के वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 5.3, जिसका नाम है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पिछले वीडियो में हमने 5.2 को खत्म किया था, कंप्लीट किया था। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कि कार्यपालिका के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपसे इस टॉपिक में कहा जा रहा है कि क्या आप जिस स्टोरी के साथ हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, ऑफिस मेमोरेंडम वाला स्टोरी, उसको आप याद कर रहे हैं या फिर आपको याद है। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए थे, यानी डॉक्यूमेंट को जारी किया था, उस व्यक्ति ने डिसीजन नहीं लिया था उस डॉक्यूमेंट को जारी करने का, या फिर उस पूरे डिसीजन को उसने नहीं लिया था, बल्कि वो सिर्फ उस काम को एग्जीक्यूट कर रहा था, उस काम को जारी कर रहा था, लागू कर रहा था, जिस काम को या फिर जिस डिसीजन को दूसरे लोगों द्वारा लिया गया था। और वहाँ पर हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल था उस डिसीजन में। और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि देखिए कि जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नहीं लिया जा सकता था अगर उसको लोकसभा का सपोर्ट ना हो, यानी कि लोकसभा का सपोर्ट होने पर ही प्राइम मिनिस्टर ने उस डिसीजन को लिया था। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है जिसने इस डिसीजन को लिया था, वो सिर्फ पार्लियामेंट के विशेष को एग्जीक्यूट कर रहा था, लागू कर रहा था, और उससे ज़्यादा उसके पास हम कह सकते हैं कि पावर नहीं था। वो पार्लियामेंट के विशेष पर काम कर रहा था। तो देखिए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल पर बहुत सारे उसके फंक्शनरीज होते हैं जो कि डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, और उनके पास एक तरीके का सुप्रीम पावर नहीं होता लोगों के बदले में। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट में, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कि डेली कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके पास जो पावर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। उनके पास सुप्रीम पावर नहीं होता है। और ये सभी जो फंक्शनरीज हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं, उनको कलेक्टिवली हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी कि कार्यपालिका कहते हैं। और उनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका काम होता है एग्जीक्यूशन करना, किसी भी काम को कंप्लीट करना, किसी कार्य को लागू करना, किसी भी आदेश को लागू करना, इस तरीके के काम होते हैं। और इसलिए जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का सीधा मतलब हमारा हो जाता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे इसी में टॉपिक है हमारा एक, वो है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे वो इंडिया की बात करें या फिर दुनिया के किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव के 2 कैटेगरीज होते हैं, यानी कि 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला तो हो गया पॉलिटिकल और दूसरा हो गया परमानेंट। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला तो हो गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कौन सा? तो ये वैसा एग्जीक्यूटिव होता है जिसको जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे इंडिया में आप अपने नेताओं को चुनते हैं 5 साल के लिए कि वो 5 साल तक सरकार में रहेंगे और लोगों के द्वारा जो काम है, यानी जो लोगों के विशेष है, उसको वो कंप्लीट करेंगे। और ये होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि बड़े डिसीजन लेते हैं, यानी कि फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है किसी भी चीज़ पर। और दूसरा हमारा कैटेगरी आ जाता है जो कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, सरकार में लाया जाता है, और ये होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज। यानी कि जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर हो गए, ये हमारे दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो देखिए, यहां पर सिंपली यही कहा गया है कि जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। और ये लोग जो होते हैं, यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये किसी सरकार के आने जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने ऑफिस में रहते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी कुछ हो। इस बात से इन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सरकार में है, कौन सी पार्टी सरकार में है। ये अपने पावर में हमेशा रहते हैं जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करते हैं, यानी जो हमारे मंत्री हो गए या फिर जो लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स जो कि चुनाव जीत कर आते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। और उनको जो उनके डेली के काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसमें हेल्प करते हैं कि उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई भी काम करना है, तो उसमें ये जो सिविल सर्वेंट्स है ये हेल्प करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल हमारा एग्जीक्यूटिव था या फिर जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव था उसका क्या रोल था, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था सबसे इस चैप्टर के शुरुआत में, यानी जो हमारा ऑफिस मेमोरेंडम वाला एग्जाम्पल था। तो वहाँ पर आप उस एग्जाम्पल को रिकॉल करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए इसके बाद आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको ज़्यादा पावर क्यों दिया गया है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले। ये भी सवाल उठ सकता है कि देखिए जो मिनिस्टर है उसको क्यों ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है सिविल सर्विसेंट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल देखिए कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको मंत्री के मुकाबले या फिर पॉलिटिकल लीडर के मुकाबले ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त है, ज़्यादा उसको जानकारी प्राप्त है, ज़्यादा एक तरीके से उसको एक्सपर्ट नॉलेज प्राप्त है किसी भी टॉपिक के बारे में। और जो एडवाइजर्स होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो एडवाइजर्स होते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पता होता है इकोनॉमिक्स के बारे में कंपेयर करें अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से। तो देखिए आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल जायज़ है और वो बिल्कुल सही है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कई चीज़ के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है, कई टेक्निकल मैटर्स के बारे में जो कि उनके मिनिस्ट्री के अंदर हो रही है। जैसे कि आपका कोई बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में चले जाए, जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर आपका हेल्थ हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया। तो इन डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको उतनी जानकारी नहीं होती उन टॉपिक्स के बारे में जितनी कि उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स को होती है। तो यहाँ पर एक सिंपली सवाल उठता है कि आखिर मिनिस्टर ही क्यों वो व्यक्ति होता है जो इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेता है, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इन चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज है। तो उसका रीज़न भी यहाँ पर सिंपली बताया गया है। उस चीज़ को रीज़न को हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए जो रीज़न है इसका वो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो लोगों की मर्जी है वो सुप्रीम होती है, यानी लोग क्या चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि लोग जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको किसी खास चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है या नहीं है। तो इसीलिए जो मिनिस्टर है वो इलेक्ट किया गया है लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना गया है, और इसलिए जनता ने उसे पावर दिया है कि वो लोगों के बदले में वो वहाँ पर जाकर काम करे और उनके विशेष को यानी जनता की जो मर्जी है उसको वो वहां पर कंप्लीट करे। और इसके साथ ही जो मिनिस्टर होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें जो सिविल सर्वेंट है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि उसको जनता द्वारा नहीं चुना गया है। तो इसलिए जनता की मर्जी को लागू कराने के लिए कि जो सरकार है वो जनता के विशेष के अनुसार काम करे, इसलिए जो मिनिस्टर होता है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह है उसको फाइनल से दिया गया है, यानी उसको फाइनल डिसीजन का पावर दिया गया है कि उसकी मर्जी ही चलेगी वहां पर, ना कि किसी सिविल सर्वेंट की मर्जी चलेगी जो कि अपने लाइफ टाइम के लिए वो उस पोस्ट पर बैठने वाला है। तो इसलिए जो मिनिस्टर है उसको फाइनल डिसीजन लेने का पावर होता है, और इसलिए जो मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से काम को करना चाहिए या फिर किस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए। और इसके साथ ही जो आपके एक्सपर्ट लोग हैं जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट हो गए या फिर जो दूसरे लोग हैं जो कि एक्सपर्ट हैं किसी एक खास चीज़ में, वो इस चीज़ के बारे में उस काम को कंप्लीट करने में मिनिस्टर को हेल्प करते हैं कि उस किसी के खास को किस तरीके से करना है। और अगर कोई एक्सपर्ट नॉलेज है तो वो मिनिस्टर को बताते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, इस चीज़ को वैसे करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो इन सभी एडवाइसेस को सुनने के बाद ये मिनिस्टर की मर्जी होती है कि वो किस तरीके से काम को कंप्लीट करे, क्योंकि जाकर फाइनली उससे जवाब देना है जनता के प्रति। यानी जनता के सामने जब वो इलेक्शन में जाएगा तो मिनिस्टर को जाकर खड़ा होना है, और ये कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो ये नहीं कह सकता कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने ऐसा काम किया, नहीं, क्योंकि जो फाइनल मर्जी होती है वो मिनिस्टर की होती है किसी भी काम को कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि देखिए ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता या फिर दुनिया के सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये चीज़ आपको किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो वो लोग जिनको ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता है कि आखिर हमें अचीव क्या करना है, वो लोग डिसीजन लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ना कि कोई एक्सपर्ट लेता है जिसको किसी एक खास चीज़ के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज है। नहीं, वो जो व्यक्ति है जिसको एक्सपर्ट नॉलेज है वो किसी एक खास चीज़ के बारे में जानता है और उसी चीज़ में उसे जानकारी प्राप्त है। लेकिन अगर हम मिनिस्टर की बात करें या फिर वैसे व्यक्ति जिसको पूरे ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता है कि हमें क्या अचीव करना है, क्या हमारा टारगेट है, उसको किस तरीके से अचीव करना है, वो व्यक्ति डिसीजन लेता है ताकि एक तरीके से उस डिसीजन को कंप्लीट किया जा सके।
और इसके साथ ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रास्ता बता सकते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को लार्जर व्यू पता है कि हमारे कंट्री को कहाँ जाना है, कंट्री में हमारा डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा कोई ये डिसीजन कंट्री पर किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, कंट्री का ग्रोथ कम होगा ज़्यादा होगा, इस चीज़ के बारे में जो व्यक्ति सोचता है उसको डिसीजन लेने का पावर दिया जाता है डेमोक्रेसी में, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। और इसलिए डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स को यह पावर दिया गया है, इस काम को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल व्यक्ति होता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में किसी भी तरीके का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए, या फिर आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है ऐसा नहीं है कि वो जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है वो लीडर ऑफ जो मेजोरिटी पार्टी है या फिर कोलिशन, उसके लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ऑफर कर सकता है या फिर बना सकता है, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, मेजोरिटी प्राप्त है। तो इस कंडीशन के साथ ही अगर कोई व्यक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर आ सकता है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो या फिर अलायंस को भी बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ऑफर करता है जिस व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुमत सिद्ध कर लेगा, लोकसभा में उसको मेजोरिटी प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि वो 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, 20 साल तक रह सकता है, 30 साल तक रह सकता है, नहीं, ऐसा कोई शर्त हमारे देश में नहीं लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर तब तक रह सकता है जब तक उसके पास समर्थन प्राप्त है लोकसभा में और उसको बहुमत प्राप्त है लोकसभा में। तो जब तक उस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो पावर में रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर रह सकता है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंट हो जाने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता है और जिस व्यक्ति को चाहे मिनिस्टर नहीं बना सकता है। ये पूरी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है, इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं ये जनरली आपको उसी पार्टी से मिल जाएंगे जिस पार्टी की सरकार है, या फिर कोalition के दूसरे पार्टीज से मिल जाएंगे जिनके सपोर्ट से सरकार बनी है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिल्कुल फ्री है चूज करने में अपने मिनिस्टर्स को, और सिर्फ ये कंडीशन है कि उस व्यक्ति को जो कि मंत्री बन रहा है उसके पास पार्लियामेंट का मेंबरशिप होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है जिसके पास पार्लियामेंट का मेंबरशिप नहीं है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है ना ही वो लोकसभा का मेंबर है, ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति मंत्री बना है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसको 6 महीने के अंदर दोनों हाउसेस में से किसी हाउसेस में, यानी कि या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में उसको मेंबर बनना होता है, उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना होता है। यानी 6 महीने के अंदर वो मेंबरशिप उसको अगर मिल गई, चाहे वो लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, तब वो अपने मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और ये एक बॉडी होती है जिसमें कि आपको मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। और इंडिया में जनरली जो केंद्र सरकार है उसका आपको साइज आपको 60 से 80 के आसपास आपको मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं, जिनके अलग अलग रैंक्स हैं। तो आइए हम अलग अलग रैंक्स को देख लेते हैं कि किस किस रैंक के मिनिस्टर्स इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी सरकार के हमारे देश में। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये जनरली आपको टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और इनको मेनली आपको जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं यानी जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं वो दिए जाते हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये आपको ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर। और जो कैबिनेट होता है ये आपका इनर रिंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इनर रिंग कहने का मतलब ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास होती है, ये सबसे बड़े लीडर्स होते हैं, और जो सबसे ज्यादा डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं ये आपको इन्हीं लोगों द्वारा लिए जाते हैं। और इनकी संख्या जनरली आपको 20 के आसपास होती है, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, वैसा कोई इसमें बाध्यता नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये आपको स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के चार्ज इन लोगों को दिए
लिए जाते हैं और ये जो लोग हैं ये आपको कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, वो है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ये आपको सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, यानी असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ये एक तरीके से हेल्प करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको। और इसके साथ ही ये चीज़ जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सभी मिनिस्टर्स यानी 60 से 80 मिनिस्टर्स हैं उनको रेगुलरली मीट करना ये और रेगुलरली चीज़ों को डिस्कस करना ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो डिसीजंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ये आपको कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं, यानी कि जो हमने इनर सर्कल देखा था मिनिस्टर्स का उनके द्वारा लिए जाते हैं। और इसलिए जो ज़्यादातर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं उनको जनरली कहा जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ज़्यादातर जो सरकार के डिसीजंस होते हैं उसको कैबिनेट में लिए जाते हैं। और जो कैबिनेट होता है वो एक टीम के रूप में काम करता है और इसके साथ ही जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक साथ एक डिसीजन में, एक सुर में डिसीजन लेना होता है कैबिनेट के रूप में, तब जाकर किसी भी डिसीजन को सरकार जो है वो लागू करा सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कोई भी मिनिस्टर जो है वो ओपनली अपने सरकार के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है अगर वो दूसरे मिनिस्ट्री से भी बिलोंग करती है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती है। सभी जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरीज होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये जो सेक्रेटरीज हैं ये एक तरीके से हेल्प के रूप में काम करते हैं और एक तरीके से जानकारी प्रोवाइड करने का काम करते हैं या फिर चीज़ों में हेल्प करते हैं ताकि जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन ले सकें। और जो कैबिनेट होता है वो उसके पास एक अपना टीम होता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो कि कैबिनेट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और ये जो चीज़ है यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ये एक तरीके से इंक्लूड करती है ज़्यादातर जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के काम को एक साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।